कि आप अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि बड़ी तरक्की हुई है, मंसूबे लगे हैं, जॉब मिली है, मतलब बड़ा दूध की नहरें बह गई हैं, तो उन तक उस कारकर्दगी की तस्वीर एक इंडियन वेब पोर्टल से लेकर वहां की तस्वीरें लगाकर अपनी कारकर्दगी दिखाना, क्या आपको पूरे 22 करोड़ अवाम में एक तस्वीर नहीं मिली जिसको आपने रोजगार दिया हो? एक किसान की तस्वीर नहीं मिली जो आज खुशहाल हो कि आपने इंडिया के किसानों की तस्वीरें लगाई हैं? हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी की भरपूर तकरीब पर बहस जारी है जी। बड़े भरपूर अंदाज से हुकूमती कारकर्दगी न सिर्फ कन्वेंशन सेंटर के अंदर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बराह रास्त दिखाई गई। और मैंने तकरीर सुनी, बड़ी मुश्किलों से सुनी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है, इतना झूठ बोलता है जो शख्स उसको सुनने के लिए, लेकिन क्योंकि जवाब देना होता है इसलिए सुनना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि वो इतना मुश्किल में वक्त था 2018 में, तो मैंने अवाम को कहा कि घबराना नहीं। तो बात यह है कि 2018 में जो तरक्की की शरह 5.8% थी, 3% पे महंगाई थी, सीपैक था, रोजगार था, मुल्क तरक्की कर रहा था, जो आटा था वो 35 रुपए था, जो चीनी थी वो 52 रुपए पे थी, जो बिजली थी वो 11 रुपए पर यूनिट पे थी, जो गैस थी, जो दवाइयां थी मुफ्त थी। तो बात यह है कि उस वक्त मुश्किल हालात में था और घबराना नहीं। तो इस वक्त तरक्की की शरह पहले मंफी 0.4% पे आई, आज महंगाई की शरह जो 3% पे थी 16% पे है। आज तेल जो 142 रुपए का था वो 350 रुपए का आवाम खरीद रही है, जो बिजली 11 रुपए यूनिट थी वो आज 22 रुपए यूनिट खरीद रहे हैं, जो गैस है वो 146 रुपए महंगी हो चुकी है, बिजली जो दवाई है वो 500% महंगी हो चुकी है, 16,000 अरब का कर्जा ले चुके हैं, 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। उस दौर में जहाँ 1 करोड़ नौकरी मिलनी थी, जहाँ गुर्बत खत्म होनी थी, वहाँ 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। चाहे वो मीडिया वॉच हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो जीएसटी रिव्यू हो, चाहे वो फैचअप हो, वो ये कह रहे हैं कि सहाफियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हरासमेंट हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो हरासमेंट है, जो गला घोटा जा रहा है, उसकी रिपोर्ट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो गवर्नेंस और करप्शन है उसका सर्टिफिकेट दे रही है। सर्कुलर डेट जिस पे बड़ी बात होती थी वो 1100 से 2300 बिलियन हो गया है। फिस्कल डेफिसिट से बड़े नारे लगते थे, वो 1500 बिलियन से 3300 बिलियन हो गया है। ट्रेड डेफिसिट पे बड़ी बात करते थे और बड़े उस पे चीख और चलाते थे, तो वो CMLN का जो आखिरी साल था उसमें 33 बिलियन डॉलर था। इस वक्त PTI के तीसरे साल वो 40 बिलियन पे एक्सपेक्टेड है, 40 बिलियन के ऊपर। तो इस वक्त आपने घबराना नहीं है, कहना ही है जब 2018 में जो मैंने आपको कंपैरिजन दी है उस वक्त घबराना नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि बड़ी तरक्की हुई है, मंसूबे लगे हैं, जॉब मिली है, मतलब बड़ा दूध की नहरें बह गई हैं, तो उन तक उस कारकर्दगी की तस्वीर एक इंडियन वेब पोर्टल से लेकर वहां की तस्वीरें लगाकर अपनी कारकर्दगी दिखाना, क्या आपको पूरे 22 करोड़ अवाम में एक तस्वीर नहीं मिली जिसको आपने रोजगार दिया हो? एक किसान की तस्वीर नहीं मिली जो आज खुशहाल हो कि आपने इंडिया के किसानों की तस्वीरें लगाई हैं? आपने जो मंसूबों की तस्वीरें लगाई हैं, हाँ एक ईंट नहीं लगाई, 16,000 अरब का कर्जा ले लिया, कहते थे कर्जों में मुल्क को डुबा दिया, तो 16,072 साल तारीख में किसी ने अपनी हुकूमतदारी हुकूमत पूरे में नहीं लिया जो उन्होंने 3 साल में ले ली है। तो बात यह है कि कारकर्दगी आप उनको बता रहे हैं जो आज 35 रुपए नहीं, आज 100 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं। आप उसको कारकर्दगी बता रहे हैं जो आज 52 रुपए नहीं 120 रुपए किलो चीनी खरीद रहा है। पॉलिसीज बिल्कुल घबराना नहीं। 2018 में इमरान खान ने अवाम को नहीं कहा था घबराना नहीं, उन्होंने ATMs को कहा था कि आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि अब पॉलिसीज मैं बनाऊंगा जो ATMs और माफिया की जेबें भरेगा और पाकिस्तान की अवाम की जेबें खाली करेगा। तो वो रेमिटेंसेज आए कि 18 बिलियन डॉलर के थे, तो अब वो 29 बिलियन पे ऑलमोस्ट 30 के करीब जा रहा है। 12 बिलियन डॉलर साल का इनको एक्स्ट्रा आ रहा है। और ये अल्लाह भला करे हमारे तारकीन मतलब पाकिस्तानियों का कि उनका या हालात का या कोरोना का कि ये आ रहा है, मगर ये फिक्रमंदी होने की ज़रूरत है कि ये अगर सोर्स कहीं से रुक जाए, हमारी लाइफ लाइन है। अगर किसी वजह से कोरोना के कम होने से इस पर एक झटका लगता है तो हम इसी पे ही चल रहे हैं। जो सारी रौनकें लगी हुई हैं ये उसके लगी हुई हैं। सारी पॉलिटिशियंस में देख रहा था अपोजिशन के गिनवा रहे हैं कि जनाब जो है चीनी जो है इतनी कह रही जी बम्पर क्रॉप हो गई जी, 110 रुपये की है, आटा जी 80 रुपये का है जी, दालें हर चीज़ पेट्रोल में महंगा है। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट ये कहते हैं या रिजर्व है ना, वन बैड क्रॉप, एक बुरी फसल, और खुदा ना खास्ता अगर इंटरनेशनल प्राइसेस चली गई पेट्रोल की, आप
ये यूं करके करंट अकाउंट डेफिसिट और आपका रिजर्व्स उड़ जाएंगे एक झटके में। और याद रहे कि हमें हर साल अभी भी मेरा 20-22 बिलियन डॉलर कर्जों की उसमें देना पड़ रहा है। सो वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ अ क्राइसिस, ये क्राइसिस अभी गया नहीं है। सब इन्फ्लेशन, एनर्जी गवर्नेंस वर्सेस डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड गैप, ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेज, अब ये जो कंपैरिजन है आम बंदे को सीधी लैंग्वेज में नहीं समझ में आता कि ये क्या डिजिट्स की क्या ये सारी साइंस है। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये है कि महंगाई ने इस वक्त हशर खराब किया हुआ है, गवर्नेंस कहीं नजर नहीं आ रही। सिर्फ महंगाई का मसला नहीं है, बेनजीर भुट्टो साहबा जो है ना, तो उनकी नाकामी की क्या रीजन थी मेन, वो भी कौमी असम्बली में खड़े होकर ना पूरी कौम को, जहाँ पे 70-80% हमारा मतलब इलिटरेसी रेट है, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है हमारे यहाँ, वो बेचारे आम अपनी ज़िंदगी गुजार, वो उन्हीं को सारा दिन ये समझाती रहती होती थी कि ये डेफिसिट हमने ऊपर कर दिया, हमने नीचे कर दिया, हमने आज बैलेंस कर दिया, आज हमने ये कर दिया, जो आम आदमी को समझ में नहीं आती। वो बेचारा तो डे टू डे अफेयर देख रहा होता है। जितनी तारीफें की जा रही थी आज, मैं मतलब एक लम्हे के लिए डर गया कि एक इंसान कितनी उसमें कैपेसिटी होती है टू ऑब्जर्व इतनी सारी तारीफ, इतनी सारी तारीफ जितनी की है कि इमरान खान साहब की हिम्मत है कि भाई मैं सुपर वो ह्यूमन हो सकते हैं। इतनी सारी तारीफ अगर कोई बंदे के स्टेज पे घंटों तक हो रही हो और वो बैठ के सुन रहे हो, ही माइट बी सुपरमैन। आम आदमी मेरे जैसा तो बेऔकाता हो जाए एक सेकंड में कि मतलब नौज बिला अपने को क्या समझना शुरू हो जाए। पहले भी होता था तारीफ के लेवल, मैं जानबूझ के तारीफ कह रहा हूँ, मैं खुशामद नहीं कह रहा, लोग नाराज हो जाएंगे, बड़े जज्बाती होते हैं, आपको पता है। फॉलो अब खान साहब ने जो अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई हैं, जिस तरह का उन्होंने बातें की हैं, डॉलर से चलो शुरू करते हैं। आमिर साहब ने भी बात की कि डॉलर जो है 169 पे गया। जब आज हम बात कर रहे हैं ये 166 पे पहुंचा हुआ है, और उस वक्त पहुंचा हुआ है जब IMF से ये 2.5 अरब डॉलर जो है ना ये लेके आ रहे हैं, रेमिटेंसेस का ये बता रहे 29-30 अरब डॉलर तक जाएंगे। उस वक्त आपका डॉलर ऊपर जा रहा है। अच्छा, डॉलर नहीं जा रहा, आपका पेट्रोल जो है वो 120 आपके 20 उसको क्रॉस कर गया है वहां पे चीजों के। प्लस जिस चीज को सेल किया है ना PTI ने, दाद देता हूं मैं इनको, इनको कैसे नैरेटिव बनाते हैं और नाकामी अपोजिशन की इनको नहीं समझती। ये कल इन्होंने ECC का इजलास किया शौकत तरीन ने, जिसमें नए ऑर्डर पास किया गया कि गंदम और चीनी जो है ना मंगवाई जा रही है। अभी हमारे इमरान मकराना साहब वो लेकर रिपोर्ट लेके आए थे कौमी असम्बली में, 2-4 हफ्ते पहले हमने यहाँ पे दिखाई थी कि कितने बिलियंस इन्होंने डॉलर्स की चीनी और इन्होंने व्हीट मंगवाई है। अपने जो स्कैंडल्स हैं वो एक नहीं गिनवाने को तैयार। आप गंदम भी मंगवा रहे हैं, चीनी भी मंगवा रहे हैं, डॉलर का रेट भी ऊपर जा रहा है, आपका पेट्रोल का रेट भी आपका ऊपर जा रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। इसके बावजूद आप में बड़ी हिम्मत है, हौसला है, आप ये कह रहे हैं कि हमने 3 सालों में सारी चीजें ठीक कर दी। ये मुझे समझाएं, एक तरफ आप कह रहे हैं बम्पर क्रॉप्स हो रही है हमारी, मतलब झूठ देखे ना, बम्पर क्रॉप्स हो रही है। दूसरी आप हर दूसरे हफ्ते गंदम और चीनी जो है आप बाहर से मंगवा रहे हैं। इतनी हुकूमत में इतने सालों में मेरा ख्याल शायद कोई हुकूमत होगी जिसके इतने रेगुलर इनके स्कैंडल्स है। चीनी का स्कैंडल इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, इन्होंने खुद अलाउ किया। इन्होंने गंदम का स्कैंडल इन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया। सीमेंट एक बंदा आज तक वहां पे सड़क की वो नहीं करवा सका। मैं बात कर रहा था, अगर आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं जो मैंने ली थी वहां पे रास्ते में, इतना बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सराय के इलाकों में सड़कों का है, बंदे मार रहे हैं, लोग मार रहे हैं। अब 3 साल हो गए, थोड़ी सी कहीं तो आपको नजर आनी चाहिए थी आमिर साहब, थोड़ा सा आपको कोई आप उन इलाकों में हल्का है। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि कौमें अजीम नहीं बनती सड़कें बनाने से, तो खोते रेडी पे सफर करें। इससे तो कदीम हिंदुस्तान बेहतर था। किसी रोड पे ही करेंगे ना, सड़क पे करना है, हादसे हो रहे हैं, लोग मार रहे हैं, मुसलसल आपको कहा जा रहा है। आर्मी की बात हो रही थी आज, आर्मी के खिलाफ वो करते हैं। जितना आर्मी के खिलाफ मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में एक स्टेज पूरी कंपेन चलाई गई और जितना टारगेट किया गया है ये पाकिस्तान आर्मी को, इमरान खान साहब ने पोजीशन लीडर के तौर पर किया। 2 लोगों का उन्होंने एडमिट किया कि मैं अभी बाजी में करता रहा हूं, तो आप और मैं मतलब याद ना थे ये कौन सा बात है, दिखा के मतलब जितना उन्होंने 71 पे उन्होंने फौज को रगड़ा है, उन्होंने जितना जनाब ये बलोच इस पे रगड़ा है। आर्मी की कमजोरी ना हमारे सियासतदानों के हाथ में आ गई है। जो आर्मी को जितना तनकीद का निशाना बनाया गया ना पोजीशन में, उन्हें पता है कि आर्मी एम्बैरेसमेंट का शिकार होती है। लीडरशिप की बात कर रहा हूं, और ये हमारे पास आते। नवाज शरीफ ने कारगिल पे आपको पता है लंदन में था, ठीक है, उन्होंने इनको रगड़ के रख दिया था, वो इनके खिलाफ बातें करते थे। आज उन्होंने कहा जनाब कि ये साजिशें कर रहे हैं आर्मी के साथ मिलकर आने की। मेरा ख्याल इमरान खान साहब को ही शुड बी द लास्ट मैन टू से दिस थिंग्स। उनके जनरल शुजा पाशा से कितनी सीक्रेट मुलाकातें हैं जिनका मतलब किसको नहीं पता कि जनरल शुजा पाशा, ये चौधरी परवेज इलाही साहब कह चुके हैं, इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि हमें कहा था मुझे और इनको चौधरी शुजात हुसैन को और ये परवेज इलाही को, जब हमारी जनरल शुजा पाशा से मुलाकात हुई, DGISI थे, और हमने जनरल कियानी को आके कंप्लेंट की थी कि जनाब आपके DGISI जो है ना वो तरीके इंसाफ बनवा के दे रहे हैं और हमारे बंदे जो है ना वो शामिल कर। मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो प्रोड्यूसर साहब को कहते क्लिप सुना था
आपको ये चौधरी परवेज इलाही साहब का, जिसमें इंटरव्यू दे रहे हैं और बाकायदा ये बता रहे हैं कि कैसे उस वक्त के जना शुजा पाशा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की तरीके इंसाफ को खड़ा कर रहे थे DGISI, और हमने जाके उसको जना कियानी साहब आर्मी चीफ थे, उनको शिकायत की। उन्होंने कहा जी मैं आपकी तरह पाशा साहब से मुलाकात करवा देता हूँ, उनको जाके बताएं। उन्होंने कहा जी हम जब उनसे मिलने गए जना शुजा पाशा साहब से DGISI के सर्वे, तो उन्होंने बातों बातों में कहा, उन्होंने छोड़े जी मैं आपके इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देता हूँ। कहते हमने कहा देखा पकड़े गए, इसका मतलब है आप इमरान खान साहब के साथ मिल के सारी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। इमरान खान साहब इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस आर्मी और पॉलिटिशियंस की उसका कोलैबोरेशन का। अगर आर्मी वो सपोर्ट करती है और वो सियासतदानों को, आर्मी आपको याद है यहाँ पे कहते एम्पायर की उंगली खड़े होने वाली है, whom he was referring? आर्मी की तरफ इशारा कर रहे थे ना। फिर बाद में आर्मी ने इनको बुलाया भी था, GH गए थे, अगर आपको याद हो, जब इनके यहाँ पे आए जी आपके आर्बिट्रेशन करवाते हैं, आपकी सुलह करवाते हैं। सो इमरान खान साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, ये फौज के इस पॉलिटिकल रोल के बेनिफिशरी हैं। ये बारी बारी इनको मिलती रहती हैं, वो बारी बारी इनके साथ जो भी इनके बातचीत होती है वो करते रहते हैं। सो किसी को मैं ये कहना चाहता हूँ लास्टली, कोई किसी को ताना देने वाला रह नहीं किया। खान साहब ये नहीं कह सकते कि उनकी आर्मी के जनरलों के साथ खुफिया मुलाकातें नहीं होती थी, बाकियों की होती हैं। वो शहबाज शरीफ साहब और चौधरी सर अली खान साहब वो भी जाते थे GHQ वहाँ से, उस पतली गली से, वो भी मुलाकातें करते थे। इमरान खान साहब भी खुफिया मुलाकातें करते थे, बाकी भी सारे जरदारी साहब, गिलानी साहब, कंपनी सब मुलाकातें करते थे। मैं तो यही कहूँगा यू आर द बेनिफिशरीज, और जो बेनिफिशरीज होते हैं वो समझदार होते हैं। कल को आपको फिर जरूरत पड़ेगी इसी तरह की खुफिया मुलाकातों की इक़्तिदार में आने के लिए, आजकल जैसे ये शहबाज शरीफ साहब क्वेश्चन कर रहे हैं।